क्लास 10th के मैथ्स के एक और महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए आपके सभी विषय के बिल्कुल ओरिजिनल जैसे मॉडल पेपर प्रश्न पत्र आता है, उस रूप में लेकर हम लोग एक एक विषय के प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। इस क्रम में पीछे हम लोग काफी क्लासेस ले चुके हैं। आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग आपके मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। तो कुछ इस तरह आपके मैथ का क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिखाई देगा इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों माध्यम के छात्रों के लिए। प्रत्येक प्रश्न दोनों माध्यम के छात्रों के लिए मैं बोला कि बिल्कुल जैसे ओरिजिनल एग्जाम में प्रश्न पत्र आता है वैसे ही हम लोग लेकर समझ रहे हैं और ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है वीवीआई प्रश्न है सिर्फ उन्हीं की चर्चा किया जाए। तो मैथ का क्लास है तो आप भी पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि एक एक प्रश्न आपको खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि ये आपके लिए रिवीजन सीरीज चल रहा है, क्रैश कोर्स चल रहा है। तो हम लोग हर एक प्रश्न से कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। चलिए अब प्रश्न की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में एक एक प्रश्न को आपको भी सॉल्व करना है ताकि आपका भी रिवीजन हो पाए, क्योंकि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। यहाँ से देखिएगा कितना ज्यादा प्रश्न मिलेगा। प्रश्न आपसे कह रहा है कि 7/20 का दशमलव प्रसार है। इंग्लिश मीडियम वाले छात्र अपने प्रश्न को रीड करेंगे। द डिसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7/20 आपसे क्या पूछा है कि 7/20 का दशमलव प्रसार बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले चलिए पूरे कॉन्सेप्ट से हम लोग सीखेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि रिवीजन सीरीज चल रहा है। यहां से कह रहा है कि ये 7/20 सबसे पहले आपको देखना है कौन संख्या है। तो कहिएगा सर ये परिमेय संख्या है, अर्थात की रेशनल नंबर है। बिल्कुल सही। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो तरीका का आता है, आप जानते हैं। नहीं तो शांत होगा, अर्थात कि नहीं तो टर्मिनेटिंग होगा, और नहीं तो अशांत होगा तो आवर्ती होगा। अशांत दशमलव प्रसार अब दो होते हैं, एक अशांत अनावर्ती, एक अशांत आवर्ती। जानते हैं परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो तरह से प्राप्त हो सकता है, नहीं तो शांत, नहीं तो अशांत आवर्ती। शांत कब होता है सर? तो जब हम किसी भी परिमेय संख्या के हर का एलसीएम निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और जब वो 2 × 5 के पावर n रूप का होगा तब वो शांत होता है। और जब ये 2 के पावर m × 5 के पावर n रूप का नहीं होता है तो क्या होता है? अशांत आवर्ती। और अशांत अनावर्ती हो नहीं सकता, क्योंकि अशांत अनावर्ती तो अपरिमेय संख्या का डिसिमल एक्सपेंशन होता है। अब चलिए इसमें हमको सिर्फ डिनोमिनेटर से मतलब है हर से। तो हर कितना दिया है सर? तो 20। 20 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से 10, 2 से 5, कितना आ गया? 2 के पावर 2 × 5, अर्थात कि इसके हर का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में आ रहा है? तो कहिएगा सर 2 के पावर m × 5 के पावर n रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर इस रूप का नहीं आता तो क्या हो जाता? तब हो जाता अशांत आवर्ती, अर्थात कि यहाँ पे देखिए रिपीटिंग ऑप्शन होता। लेकिन फिलहाल इसका राइट आंसर हमने क्या निकाला है? ऑप्शन बी। चलिए अब ऐसे प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा, आगे बढ़ेंगे। दूसरे नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है पाई है। एक क्वेश्चन बैंक से प्रश्न लिया गया, बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है। कह रहा है पाई इज या एन। पाई क्या है? रेशनल नंबर है, इरेशनल है, नेचुरल है, इंटीजर है। तो आप पढ़े होंगे पाई कैसा संख्या होता है? अपरिमेय संख्या। पाई इज एन इरेशनल नंबर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्योंकि पाई का मान भले ही हम लोग 22/7 ऐसे मान के चलते हैं, लेकिन इसका जब दशमलव प्रसार निकालते हैं तो यह अशांत अनावर्ती प्राप्त होता है, इसलिए इसका क्या एक कौन संख्या होता है? अपरिमेय संख्या। आगे बढ़ेंगे, तीसरे नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसा 15 है तथा लौसा 105 है। यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या कितना है? इसको सॉल्व करके आप लोग आंसर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। प्रश्न क्या कहा है कि HCF ऑफ टू नंबर्स इज 15 एंड देयर LCM इज 105। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 5 देन अदर नंबर इज। आपको अदर नंबर बताना है। तो आप पढ़े होंगे एक फॉर्मूला की पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, अर्थात कि दी गई संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM। ये सभी कॉन्सेप्ट हम लोग पिछले क्लास में भी सीखे हैं। तो अगर पिछले क्लास आप देखेंगे तो जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। तो पहली संख्या कितना दिया है सर? तो यहां पे देखिए कह रहा है कि एक संख्या कितना है? 5। और एक दूसरा अदर नंबर हमको फाइंड करना है तो उसी तरह रख देंगे। फिर यहाँ पे HCF, तो HCF कितना दिया है सर? तो यहाँ पे देखिए 15 दिया गया है। यहाँ पे देख पा रहे हैं HCF ऑफ टू नंबर इज 15, तो यहाँ पे रख देंगे 15। LCM कितना दिया है? 105, तो यहाँ पे मान पुट कर देंगे 105। तो हमको ये दूसरा नंबर निकालना है तो उसी तरह रहने देंगे। तो इतना बराबर कितना हो जाएगा? 15 गुने 105। 5 गुना में है तो इधर आके हो जाएगा भाग में। यहाँ से कटा दीजिएगा, ये 3 में कट जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 15, यहाँ पे 3। 315 देखिए कहाँ पे दिया गया है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
और आपको याद होगा कि इसको कैसे हम लोग कॉन्सेप्ट से बनाते हैं, ये 2 नंबर में भी प्रश्न ऐसे आते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको सीख कर रखना है कि दी गई संख्याओं का गुणनफल कितना होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर होता है। आगे बढ़ेंगे 4 नंबर प्रश्न की बात करें कि आपसे कह रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। इसमें पूरे देखिए क्रैश कोर्स चल रहा है, 100% सिलेबस से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी कॉन्सेप्ट इसमें आएंगे, तो आपको घबराना नहीं। अभी शुरू से शुरुआत हुआ है, दूसरा सेट मैथ की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पहले सेट की चर्चा कर चुके हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। अब देखिए अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो आप जानते हैं जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां q बराबर नहीं है 0, आज जिसे लिख देंगे वो क्या होगा, परिमेय। तो यहाँ पे कहा है कौन अपरिमेय है, तो आइए चेक करते हैं। a पर दिया गया है तो -9 और 16 का आप निकालिएगा कितना हो जाएगा 4। देखिए इसे हम p बटा q के रूप में लिख दिए, उसके साथ साथ यहाँ पे q बराबर नहीं है 0, तो इसलिए कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या। इसमें पूछा था कौन अपरिमेय नहीं है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही बाहर हो गया। अब देखिए 3/5 का वर्गमूल निकालेंगे तो निकलेगा, कहिएगा सर नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा मतलब वर्गमूल से हमको कुछ मतलब नहीं है। कि कहने का तात्पर्य यही है कि वर्गमूल हम निकालेंगे तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत अनावर्ती आ जाएगा, तो इसलिए कौन संख्या होता है, अपरिमेय इरेशनल नंबर। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी भी आप चेक कर सकते हैं, 1 का निकालिएगा निकल जाएगा, 100 का भी 10 निकल जाएगा। डी भी आप चेक कर सकते हैं, 36 का 6 और 64 का कितना हो जाएगा 8। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया, ऑप्शन बी। आप देखते होंगे ऐसे भी प्रश्न खूब आते हैं परीक्षा में। आगे बढ़ेंगे सर 5 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। आपसे क्या कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से कौन द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले आइए द्विघात समीकरण के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। तो द्विघात समीकरण वही होता है जो ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के रूप का हो। उसमें 2 कंडीशन और होता है कि a बराबर नहीं होना चाहिए 0, और x जो चर संख्या है इसका पावर जो होगा हमेशा पूर्णांक ही होगा, इंटीजर ही होगा, तभी क्या बोलते हैं द्विघात समीकरण है। उम्मीद करता हूं मेरे बात को आप समझ पा रहे हैं। पूछा है कौन द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण कौन होता है जिसे हम ax² प्लस bx प्लस सी के रूप में लिख सकते हैं, जहां a बराबर नहीं है 0। क्यों सर, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रैखिक समीकरण। और चर का पावर क्या होना चाहिए, कोई ना कोई इंटीजर पूर्णांक होना चाहिए। अब चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे x² ठीक है, लेकिन यहाँ पे x का पावर देखिए इंटीजर है नहीं है, कितना है 1/2, तो ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए क्या होगा द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब इसको अगर ध्यान से आप बी नंबर ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2x² है, इधर x है, तो इसको आप ऊपर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा x के पावर -1, या नहीं भी भेजते हैं तो देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x², और इधर इसको इस साइड में भेजिएगा तो गुना में हो जाएगा, पावर कितना कर देगा 3, तो ये त्रिघात समीकरण हो जाएगा। तो इसलिए ए भी ऑप्शन नहीं होगा। इसको यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो ये भी इसी कंडीशन के जैसा, बी ऑप्शन के जैसा कैसा बहुपद है, त्रिघात समीकरण है, तो इसलिए ए भी नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे डी पर देखिए तो इसको सॉल्व कीजिएगा, नहीं कि इसको भी भेजेंगे तो -1 होगा, ऐसा कुछ नहीं। इसका एलसीएम हम लेंगे तो देखिए हो जाएगा यहाँ पे x ऊपर हो जाएगा x² प्लस 1 बराबर 2, या x² प्लस 1 बराबर 2x। तो देखिए क्या है द्विघात समीकरण, इसको इधर भेज दीजिएगा तो ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है। तो इसका राइट आंसर किस पे दिया गया है, ऑप्शन डी पे। कॉन्सेप्ट यहां से क्या मिला सर हमको, तो कॉन्सेप्ट यही मिला कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है, जहां a बराबर नहीं होगा 0, और उसके साथ साथ जो चर राशि दिया रहेगा उसका जो पावर होगा, पावर क्या होना चाहिए, हमेशा पूर्णांक इंटीजर होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे सर 6 नंबर प्रश्न की बात करें तो 6 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, अर्थात कि 188/220 का सरलतम रूप बताना है। तो सरलतम रूप, तो देखिए सरलतम रूप का मतलब होता है कि इसको इतना छोटा कीजिए 188/220 को कि इससे छोटा नहीं हो सके, अर्थात कि इससे छोटा जाए तो इसको दशमलव में चला जाएगा, पूर्णांक नहीं प्राप्त हो। तो डायरेक्ट अगर छोटा संख्या हो तो कटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 अंक 4 से कट रहा है, 2 अंक भी 4 से कट रहा है, अर्थात कि दोनों संख्या 4 से विभाजित है, तो यहाँ पे 4 से आप इसे कटा सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 अर्थात कि 16, फिर 2 8 तो यहाँ पे हो जाएगा 7, इसे कटाइएगा 4 से तो 5, फिर 5, यानी यही क्या हो जाएगा आंसर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आपके मन में प्रश्न आएगा सर कोई बड़ा संख्या दे दे तो कैसे बनाएंगे, तो इसको सबसे अच्छा है कि इसका ऐसे अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दीजिएगा, ऐसे 2 से तोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 और यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर 2 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 7 हो जाता है। उसी तरह अलग आपको 220 का भी निकाल देना है, 2 से निकालेंगे तो कितना होगा तो 110, फिर 2 से निकालिएगा तो कितना होगा
55, अर्थात कि आपने क्या बता दिया, तो 188/220 बराबर 188 बराबर कितना आया, 2 × 2 × 47, और यहाँ पे 220 बराबर कितना हमने निकाला, 2 × 2 × 55। तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 ऊपर नीचे आया, कट जाएगा, कितना बचेगा, 47/55। मैथ में यही है कि कॉन्सेप्ट आप सीखें तो किसी मेथड से बनाइए, आंसर सेम रहता है। तो अगर पूछेगा बनाने के लिए तो ऐसे आप कॉन्सेप्ट को सीख कर ऐसे बना सकते हैं, कितना भी बड़ा संख्या रहे। अगर डायरेक्ट कटने वाला और छोटा छोटा संख्या रहे तो ऐसे कटा भी सकते हैं। आगे बढ़ेंगे 7 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितना होता है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, कि द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या 2, रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या 1, त्रिघात बहुपद 3, चार घात वाले 4, पांच घात वाले 5। तो द्विघात पूछा है तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं एक एक कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे हैं, क्योंकि इस सीरीज का एक ही उद्देश्य है, क्रैश कोर्स है, रिवीजन कोर्स है, कि आपके पास प्रश्न सॉल्व करने की क्षमता विकसित किया जाए। क्योंकि सोचिए, देखिए मैथ में काफी छात्रों का आप देखेंगे 100 में 100 आता है अंक, तो समझिए वो लोग कितना रिवीजन करके जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपको प्रश्न आता है नहीं आता, इससे कोई मतलब नहीं है कि बार बार अगर आप रिवीजन करके जाएंगे तो एग्जाम में क्या होता है, घबराहट नहीं होता है। और वहां पे आपको OMR शीट कलर करना है, तो बहुत बार घबराहट में एक का आदमी आंसर निकाला बी और कलर कर दिया 2 के आगे बी, तो 1 अंक ऐसे ही चला गया। और आपको 100 में 100 लाना है तो बहुत सारे प्रश्नों को बार बार अभ्यास करके जाना है, तभी आपका सपना पूरा हो पाएगा। और अभी पर्याप्त समय है, अगर अभी से आप मैथ कुछ नहीं पढ़े हैं, एक एक क्लास को देखकर सीखते हैं, तभी आपका शानदार रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि मैथ में क्या, फॉर्मूला याद कीजिए और कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझ के रखिए। आगे देखिए 8 नंबर प्रश्न, ये भी रिपीटेड प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप है। फॉर सम इंटीजर p एन ओड नंबर इज ऑफ द फॉर्म, कह रहा है कि कोई पूर्णांक हम p लेंगे तो उसका कौन सा रूप हमेशा विषम संख्या आएगा। तो यहाँ पे चलिए पहले रूप में चेक कर सकते हैं। देखिए p का मान कुछ भी रखिएगा, 1 रखेंगे तो 2 में 1 से गुना कीजिएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, तो भी विषम संख्या आ रहा है। p का मान फिर मान लीजिए, क्योंकि p का है पूर्णांक, भी आप p का मान ऐसे ही रख के चेक कर सकते हैं। मान लीजिए एक और मान मैं रख कर चेक कर दे रहा हूँ, p का मान रखेंगे 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11। अर्थात कि यही किसका रूप है, विषम संख्या का। देखिए इसमें प्लस माइनस कुछ भी आप रखेंगे, दशमलव हटाकर हमेशा विषम संख्या ही प्राप्त होगा। ऐसे ही आप आगे चेक कर सकते हैं। आता p के लिए कौन विषम संख्या का रूप है, तो 2p + 1 विषम संख्या का रूप होता है, और 2p सम संख्या, इवन नंबर पूछता तो क्या आंसर होता है, 2p, क्योंकि हम मान रख के चेक कर सकते हैं। 1 रखिएगा तब भी 2, 2 रखिएगा 4, 3 रखिएगा 6, ऐसे ही आगे आते जाएगा। और p तो ये सम विषम कुछ भी हो सकता है, ये भी सम विषम कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ेंगे सर 9 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न बड़ा शानदार है, वृत्त चैप्टर से प्रश्न आ गया, आपके सर्किल चैप्टर से। कह रहा है कि किसी O केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा PR तथा PS खींची गई है। यदि PR 8 सेंटीमीटर हो तो PS कितना होगा। इंग्लिश मीडियम वाले छात्र अपने प्रश्न को रीड करके और आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए मैं इसको शानदार से हम लोग समझते हैं एक वृत्त बनाकर। क्या कह रहा है कि ये कि मान लीजिए वृत्त है और इसका यहाँ पे केंद्र है O, क्या इसका केंद्र है, वृत्त का केंद्र समझ रहे हैं कि यहाँ से एक हम प्रकाल की नोक रखेंगे, यहाँ पे पेंसिल इसके त्रिज्या से इसके चारों तरफ हम लोगों ने घुमाया है। अब कह रहा है वृत्त के कोई भी बाहरी बिंदु P, मान लीजिए बाहरी बिंदु कितना है, P है। अब कह रहा है इसे 2 स्पर्श रेखा इसे खींचा गया। तो पिछले कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़े थे कि वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, 2। तो यहाँ पे मान लीजिए A है R, यहाँ पे S, अर्थात कि एक खींचा गया PR और एक खींचा गया PS। अब कह रहा है PR 8 सेंटीमीटर है तो PS कितना होगा, तो कहिएगा सर 8 सेंटीमीटर। वृत्त चैप्टर पढ़ते समय आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़े होंगे कि वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों रेखाओं की लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात कि PR बराबर PS होगा, 2 स्पर्श रेखाएं तो दोनों की लंबाई बराबर होगा। तो जब A 8 है तो A भी 8 होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप समझे होंगे। 10 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न देखिए ये काफी अच्छा प्रश्न मिला। अभी तक हम लोग सिर्फ द्विघात बहुपद की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखिए त्रिघात बहुपद से प्रश्न आ गया। कह रहा है कि यदि अल्फा, बीटा और गामा त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा कितना होगा। कह रहा है इफ अल्फा, बीटा और गामा आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ + bx² + cx + d, देन अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा कितना होगा। यही आपसे पूछा है, ऑप्शन दिया गया है। तो ये सीधे सीधे आपके फॉर्मूला से है। अगर आप फॉर्मूला पढ़ेंगे तो आपके बुक में फॉर्मूला स्पष्ट रूप से दिया
दिया गया है त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योगफल, अर्थात कि त्रिघात बहुपद में कितना शून्यक आएगा 3, तो वही मान लेते हैं हम लोग अल्फा बीटा गामा है, तो शून्यकों का योगफल कितना होता है -b/a। और इस तरह अल्फा इंटू शून्यकों का गुणनफल का योगफल अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा कितना होता है, तो ये होता है आपका c/a। और एक और होता है शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा इंटू गामा, तो वो कितना हो जाता है -d/a। ये प्रश्न में यही पूछा था, तो इसका कितना होगा c/a राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट और आपको मिल गया, इसको भी लिखकर आपको याद कर लेना है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न था। आगे बढ़ेंगे सर 11 नंबर प्रश्न। देखिए कह रहा है कि दो रैखिक समीकरण के आलेख समानांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण के युग्म का, अर्थात कि कह रहा है आपसे कि द ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल लाइंस देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज। कह रहा है कि दो रैखिक समीकरण दिया गया है, उसका आलेख हम खींच रहे हैं, तो समानांतर रेखा, समझ रहे हैं आप, ऐसे एक दूसरे को कहीं पे नहीं काट रहे, समानांतर रेखा प्राप्त हो रहा है। तो कह रहा है उस रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल होंगे। तो अब यहां से कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। आप समानांतर रेखा कब प्राप्त होता है, तो कहिएगा सर जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और ये बराबर नहीं आता है c1/c2, तब आप पढ़ेंगे कि आलेख रेखाएं समानांतर होती है और इस कंडीशन में समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होते हैं, क्योंकि कहीं पे काटेगा नहीं तो हल कहां से होगा। तो राइट आंसर कितना हो जाए पर दिया गया है ऑप्शन डी। करता हूं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि a1/a2 बराबर b1/b2 जब बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तभी आलेख रेखाएं समानांतर होते हैं और इस कंडीशन में समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होते हैं। दूसरा कंडीशन क्या होता है, तो जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2, तब कंडीशन में कैसे आलेख रेखाएं आती है, तो इस कंडीशन में प्रतिच्छेदी आलेख रेखा प्राप्त होती है। और ऐसा जब कंडीशन आएगा प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगा, इस कंडीशन में यूनिक हल होता है, अर्थात कि अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ पे समानांतर न देकर क्या देता, प्रतिच्छेदी पूछता, तो कौन सा कंडीशन आता है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो कौन सा इसका आंसर हो जाता है, केवल एक हल, यहाँ पे ऑप्शन ए आंसर होता है। और एक और है तीसरा कंडीशन, क्या होता है, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, तो इस कंडीशन में आलेख रेखाएं कैसी प्राप्त होती है, समपाती, अर्थात कि एक रेखा पर ही दूसरा रेखा प्राप्त हो जाएगा और इस कंडीशन में अनेक हल होते हैं। तो यही तीन कंडीशन से प्रश्न आ सकता है, तो इसको आपको आसानी से समझ के रखना है। करता हूं इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझोगे, क्योंकि इसमें इसी तीन कॉन्सेप्ट अगर आप सीख लिए तो इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। 12 नंबर प्रश्न की बात करें तो देखिए फिर त्रिघात बहुपद का जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे वही से प्रश्न भी पूछ दिया। कह रहा है कि बहुपद 2x³ माइनस 5x² माइनस 14x प्लस 8 के शून्यकों का योग कितना होगा। कह रहा है द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इतना विल बी। अब देखिए सम ऑफ जीरोज, त्रिघात बहुपद पूछा है, तो त्रिघात बहुपद के शून्य कितने होते हैं, तो 3 अभी हम लोग सीख रहे हैं। क्या क्या होता है, अल्फा बीटा और गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होता है, जल्दी से बताइएगा। अभी आपको क्लास में ध्यान होगा तो पीछे मैंने इसका फॉर्मूला लिखाया होता है -b/a। और b कहां से आएगा सर, तो त्रिघात बहुपद इसी रूप का होता है ax² प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। अब देखिए -b कहा तो माइनस उसी तरह रहेगा, b यहां पे देखिएगा जो x² का गुणांक होता है, x² का गुणांक कितना है, कहिएगा सर -5। ध्यान से देख लीजिए कितना है -5। ये कौन सा होता है, तो जो x³ का गुणांक होता है, x³ का गुणांक कितना है 2, तो यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो जाएगा +5/2। राइट आंसर ऑप्शन डी। यहाँ पे देखिए माइनस में भी दिया था, तो मैथ में यही मैं सिखा रहा हूँ कि बार बार अगर आप अभ्यास करेंगे तभी आपका 100 में 100 अंक आसानी से आएगा, क्योंकि थोड़ा सा अगर घबराएंगे यहाँ पे माइनस अगर आप थोड़ा सा मिस किए तो आपका राइट आंसर क्या कर देते, ऑप्शन ए, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि आप जानते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैथ बिल्कुल शांति से और बारीकी से बार बार सॉल्व करना चाहिए, तभी अच्छा अंक आता है। आगे बढ़ेंगे सर 13 नंबर प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है कि समीकरण 9x² - 1 बराबर 0 के मूल की प्रकृति क्या है। आज की प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन 9x - 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए मूल की प्रकृति बताने के लिए हम क्या निकालते हैं, तो कहिएगा सर d निकालते हैं। तो d मतलब विविधता, तो d बराबर कितना होता है, तो b² - 4ac होता है। b² कितना है, तो देखिए ऐसे हम लोग समीकरण लिखते हैं, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए b कितना होता है, x का गुणांक होता है। इसमें कहीं पे x दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब b कितना था, ध्यान से सोचिएगा b कितना था कि इसमें से x गायब हो गया। तो कहिएगा सर 0 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो संख्या क्या हो जाता है, गायब 0 हो जाता है।
तो यहाँ पे समझ में आ गया कि b का मान कितना दिया था 0, इसीलिए उसने x को गायब कर दिया, तो b का मान कितना हो गया 0 का होल स्क्वायर। 4 तो फॉर्मूला का है उसी तरह रहेगा। a तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का कितना गुणांक है 9, और c कितना होता है जो कांस्टेंट होता है कितना है -1, तो 0 माइनस माइनस फिर हो गया प्लस, यहाँ पे 36 अर्थात कितना आ गया 36, अर्थात कि यहाँ से आपको क्या दिखाई दिया कि d का मान जो है 0 से बड़ा है, धनात्मक है मतलब 0 से बड़ा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, मूल जो होते हैं वो रियल और अनइक्वल होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। मेन इसमें कॉन्सेप्ट आपको यही सीखना है कि विविधता अर्थात कि डिस्क्रिमिनेंट का मान हम निकाल कर बता सकते हैं मूल की प्रकृति। तो इसमें भी 3 कंडीशन आते हैं। पहला ये है कि डी हो सकता है धनात्मक आए, तो मूल कैसे होते हैं वास्तविक और असमान, जो इस प्रश्न का राइट आंसर है। दूसरा कंडीशन आप ऐसे डी का निकालते, मान लीजिए यहाँ पे अंक चेंज कर देता, तो क्या कंडीशन प्राप्त होता, हो सकता है डी का मान 0 आ जाता, तब क्या होता, तो मूल जो होते वो वास्तविक और बराबर होते, रियल एंड इक्वल हो जाते। तीसरा कंडीशन क्या प्राप्त हो सकता है कि डी जब होगा 0 से छोटा अर्थात कि ऋणात्मक हो जाता, तो वास्तविक नहीं अवास्तविक मूल हो जाते हैं, नॉट रियल। यही 3 कॉन्सेप्ट आपको समझ के रखना है। आगे बढ़ेंगे 14 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न देखिए बिल्कुल मैं बोला शानदार शानदार प्रश्न और सभी चैप्टर का आपका रिवीजन होगा। यदि ए बी सी तथा पी क्यू आर समरूप त्रिभुज हैं, कोण ए बराबर इतना दिया है, कोण आर बराबर इतना, तो कोण बी का मान कितना होगा। इंग्लिश मीडियम वाले छात्र अपने प्रश्न को देख पा रहे हैं, क्या कह रहा है कि 2 त्रिभुज है। तो आइए त्रिभुज को लेकर हम लोग ध्यान से कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न खूब आते हैं परीक्षा में। मान लीजिए एक त्रिभुज है ए बी सी, और यहाँ पे देखिए कह रहा है एक त्रिभुज है पी, यहाँ पे है हमारा क्यू, यहाँ पे है आर। अब देखिए कह रहा है कोण ए 42 डिग्री है, ये जो है ए कितना दिया है 42 डिग्री। यहाँ पे कह रहा है कोण आर देखिए कितना दिया गया है 80 डिग्री, तो यहाँ पे कोण आर है हमारा 80 डिग्री। अब कह रहा है कोण बी बताइए, ये वाला कोण बताइए। तो देखिए दोनों त्रिभुज चूंकि समरूप है, तो ये समरूपता के नियम एंगल 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 वाला जो आप पढ़े होंगे इसका पालन कर रहे होंगे, अर्थात कि कोण ए बराबर कितना होगा, तो कहिएगा सर कोण पी, तो ए 42 है तो ये भी कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए उसी तरह मैं आपसे कहूं कोण आर बराबर कितना होगा, तो कहिएगा सर कोण आर बराबर हो जाएगा ए वाला कोण अर्थात कि कोण सी। तो कोण जब आर 80 है तो सी भी कितना होगा 80। अब देखिए बी पूछा है तो आसानी से हम बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोण दिया गया है, तो तीनों आंतरिक कोण कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पे देखिए कोण बी और कोण सी हमको मालूम है कितना दिया गया है 42 और 80, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 122। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 और 8 4 12, और 122 इधर प्लस में तो इधर आके हो जाएगा माइनस में, तो इसको घटा लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8 और यहाँ पे 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, अर्थात कि राइट आंसर कहाँ पे दिया गया है ऑप्शन सी पे। यहाँ पे देख पा रहे हैं 58 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझे होंगे। इसमें कह दिया था कि दोनों त्रिभुज जो ये दिए गए हैं ये दोनों आपस में समरूप है, तो इसलिए एंगल 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 वाले नियम को पालन कर रहे हैं। एक एक कोण दोनों त्रिभुज का दिया था तो सभी कोण बराबर है, तो कोण आर बराबर कोण सी हो गया। जैसे ही 2 कोण मालूम हो गया तो तीसरा कोण आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोण का योगफल 180 होता है, तो ये दोनों कोण जोड़कर एक घटा लिए। इस त्रिभुज का भी पूछता तभी इसी कॉन्सेप्ट का आप यूज करके निकाल सकते हैं। ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया प्रश्न है, ऐसे खूब यहाँ पे क्या करेगा अंक चेंज कर देता है, बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक समान रहेंगे। आगे बढ़ेंगे 15 नंबर प्रश्न की बात करें, इसे कह रहा है कि द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5 आर, अर्थात कि पूछा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्यक कौन है। तो शून्यक बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हैं, शून्यक पूछा है तो इतना बराबर जीरोज निकालने के लिए 0 कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर 5, इधर -5 था तो इधर आके हो गया +5, या एक्स बराबर √5, यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट आप जानते हैं प्लस माइनस दोनों में होता है, तो क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पे देखिए +5 और -√5 कहाँ पे दिया गया, तो यहाँ पे देखिए +5 और -√5 इसी ऑप्शन में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। आगे बढ़ेंगे 16 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है आपसे कि समीकरण निकाय इतना के अद्वितीय हल होने के लिए के का मान कितना होगा, अर्थात कि इसका यूनिक सॉल्यूशन हमको प्राप्त करना है, तो के का मान इसमें से कौन सा होगा। इस कॉन्सेप्ट को तो अभी हम लोग पढ़े हैं, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि अद्वितीय हल तभी प्राप्त होगा जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2। तो इस कंडीशन में क्या आता है अद्वितीय हल। अब a1 तो जो यहाँ पे x का गुणांक है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ऐसे आप पढ़े होंगे, तो यहाँ पे x का गुणांक कितना है तो 3, a2 तो जो समीकरण 2 में x का गुणांक है कितना है 2, बराबर नहीं है b1 बटा b2 तो जो ये y का गुणांक होता है तो कितना है k, और b2 तो जो इसमें y का गुणांक है कितना है 5, तो यहाँ पे रख देंगे 5। या यहाँ पे देखिए अब जानते हैं तिरछा तिरछी गुना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा
2 के बराबर नहीं है 15, या के बराबर कितना हो जाएगा तो 15/2। देखिए, और यहाँ पे बराबर नहीं का साइन है तो यहाँ पे रहेगा बराबर नहीं, तो के बराबर नहीं है 15/2, तो यहाँ पे ऑप्शन ए पे दिखाया गया है। तो अगर के का मान जो है 15/2 के बराबर नहीं होगा तब इस दोनों समीकरण युग्म के क्या होंगे, अद्वितीय हल होंगे। तो यही कॉन्सेप्ट जो पीछे भी हम लोग पढ़े थे, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक प्रश्न था। इसलिए मैं शुरू में बताया कि रिवीजन सीरीज जिसे आप कह सकते हैं, क्रैश कोर्स तो चल ही रहा है, इससे क्या है कि आपके सभी कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो रहा है। आगे 17 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है अब एपी से आ गया। मैं शुरू में ही बोला आपके 100% सिलेबस 15 चैप्टर से इसमें प्रश्न मिलेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपको बताना है कि इसमें कौन जो है समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी का क्या होता है, डी जो होते हैं सार्वंतर बराबर होता है। तो देखिए इसका डी निकालिएगा तो बराबर आएगा नहीं, क्योंकि दशमलव में ऐसे बढ़ते जाएगा 0.03, ऐसे ही 0.003 घटाकर चेक कीजिएगा तो देखिए हमेशा जब दशमलव बढ़ा है तो ये मान बढ़ेगा, बराबर हो ही नहीं सकता है। तो ये समानांतर श्रेणी में होगा नहीं, क्योंकि इसको घटा रहा है, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस जब बराबर नहीं तो एपी में होगा नहीं। इसको घटाइएगा, देखिए ये भी एपी में नहीं है, इसका भी कॉमन डिफरेंस बराबर होगा नहीं होगा, 10 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, तो बराबर नहीं होने वाला है। इसको भी घटाइएगा तो ये बराबर नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे 2 में से 4 जाएगा 2, 8 में से 4 जाएगा यहाँ पे 4, 16 में से 8 जाएगा 8, ऐसे बढ़ रहा है गुणोत्तर श्रेणी में। और तो बचा यही, तो यही हो जाएगा। लेकिन इसको घटाकर भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए -4 में से 0 घटाइएगा कितना बचेगा, -4, -8 में से -4 ऐसे आपको घटाना है तो कितना हो जाएगा, -8, और माइनस माइनस +4 तो कितना होगा, -4। इसको भी आप घटाइएगा -12 में से -8 तो घटाइएगा तो देखिए -12 और माइनस माइनस +8 तो कितना हो जाएगा, माइनस ज्यादा है तो -4। तो इसका चूंकि सार्वंतर बराबर है तो इसीलिए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, डी। तो यहां से आपको क्या कॉन्सेप्ट सीखने को मिला कि अगर किसी भी एपी को पूछेगा कि एपी में है कि नहीं तो उसका सार्वंतर निकालेंगे, A2 - A1 A3 - A2 A4 - A3 करके। अगर सभी बराबर आएगा तो एपी में होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे सर। 18 नंबर प्रश्न देखिए, आपसे कह रहा है कि बिंदु इतना किस पाद में है, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट इतना इतना लाई। अब आपसे पूछा है कि ये बिंदु दिया गया है -12 -12, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो तृतीय। ये इसके भी सभी कॉन्सेप्ट का रिवीजन करते हैं। और आपको याद होगा कि ऐसे प्रश्न तो आपको किसी भी साल एग्जाम देंगे, ऐसे प्रश्न हर साल आते हैं। तो प्लस प्लस रहेगा, अगर यहीं कैसे पूछता 12 12 दे देता तो अभी किस पाद में होता, प्रथम पाद में। यही माइनस प्लस अर्थात कैसे देता -12 और +12 तब किस में हो जाता, आपके द्वितीय पाद में। माइनस माइनस दिया था तो किस में हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। और यही देता एक बार ऐसे +12 यहाँ पे लिख देता -12 तो किस में होता, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अर्थात कि पूरा प्रश्न इसी पे, और ये हर सेट में आपको इससे एक प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको कॉपी में नोट करके याद कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे। 19 नंबर प्रश्न देखिए, श्रेणी से पूछ रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में कौन सूत्र सत्य है। कह रहा है फॉर एनी एपी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज ट्रू। कह रहा है कि इसमें से कौन सा सूत्र सही है समानांतर श्रेणी के लिए। तो यहाँ पे देखिए Sn बराबर दे रहा है n/2 2a + n - 1 × d। यहाँ पे x जोड़ दिया, x आप जानते हैं समानांतर श्रेणी नहीं होता है, तो इसलिए ये भी सही नहीं है, क्योंकि पूछा था कौन सूत्र सत्य है। यहाँ पे ऐसा आप कोई Sn बराबर फार्मूला पढ़े नहीं होंगे। Sn बराबर 2 ही फार्मूला है, एक तो इसमें से x हटा दीजिएगा तब ये सही हो जाता है, और दूसरा फार्मूला आप पढ़े होंगे Sn बराबर n/2 × a + an या l, अर्थात कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो ये भी नहीं दिया गया, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे सर। 20 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है, देखिए बड़ा ही ये कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न है, बिल्कुल आसान प्रश्न लेकिन बड़ा ही शानदार प्रश्न है। कह रहा है द्विघात समीकरण इतना का विविक्तर होगा, द डिस्क्रिमिनांट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन bx² + ax बराबर 0 विल बी। बड़ा ही शानदार प्रश्न। देखिए कह रहा है कि इसका विविक्तर कितना होगा। तो अभी मैंने बताया कि विविक्तर कितना होता है, तो कहिएगा सर विविक्तर डी पूछा है, होता है b² - 4ac। लेकिन कब होता है, तो जब द्विघात समीकरण इस रूप में रहे ax² + bx + c बराबर 0, तब इतना होता है। तो यहाँ पे देखिए b यहाँ पे कर दिया, a यहाँ पे कर दिया, तो b² हमने क्यों लिखा, क्योंकि x का गुणांक का स्क्वायर हमने किया। तो इसमें x का गुणांक कितना है, a, तो a का स्क्वायर। 4 उसी तरह रहेगा। यहाँ पे a कहाँ से हमने लिखा था, तो x² का, यहाँ पे देखिए x² का गुणांक था, तो इसमें x² गुणांक कितना है, b। c कहाँ से लिखा हमने, कॉन्सेप्ट, तो सब c में एक ही है, कांस्टेंट सेम है, तो हमने प्राप्त कर लिया a² - 4bc। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको समझे होंगे। देखिए बिल्कुल आसान सा प्रश्न था, लेकिन यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर देखिए कैसे प्रश्न पूछता है, टेक्निक से यही ऑप्शन दिया था, ताकि अगर आप थोड़ा सा दिमाग नहीं खर्च करेंगे तो आप ज्यादातर स्टूडेंट इसी को रंग के चले जाते हैं, उनको लगता है यही सही है। बट यहाँ पे आपको समीकरण देखना है कि d बराबर b² - 4ac तभी होता है जब द्विघात समीकरण ax² +
बी एक्स प्लस सी के का हो, नहीं तो ये चेंज हो जाएगा, तो ये भी फॉर्मूला चेंज हो जाता है। आगे बढ़ेंगे सर। 21 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में जिसके शीर्ष इतना है, कह रहा है द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इन स्क्वायर यूनिट्स हुज वर्टिकल्स आर। पूछा है कि एक त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल बताना है, निर्देशांक ज्यामिति से प्रश्न है, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए ए का मान दिया है, त्रिभुज है तो मान लीजिए x1 का मान दिया है, कितना है x1 है 4 और y1 है आपका 0। यहाँ पे देखिए x2 का मान दिया है, यहाँ पे 0, ये हो गया x2 और दिया है आपका y2, ये उसी तरह x3 और यहाँ पे दिया है आपका y3। अब देखिए आपसे पूछा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल तो कितना होता है, तो कहिएगा 1/2। ये फार्मूला इसका मेन है, फार्मूला आपको याद रखना है क्योंकि कुछ प्रश्न देखिए हर साल रिपीट करते हैं। 1/2 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे होता है x1, तो x1 कितना है, तो कहिएगा सर 4। x1 कितना दिया गया है 4 और इंटू होता है y2, तो y2 देखिए कितना है यहाँ पे 3 और माइनस कितना होता है y3, तो y3 कितना है यहाँ पे देखिए 0, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0। फिर होता है प्लस कितना x2, तो x2 कितना है 0। तो जैसे ही यहाँ पे 0 हो गया, अंदर मान रखने की कोई आवश्यकता है कोई नहीं, क्योंकि अगर सब्जेक्टिव प्रश्न रहता तो यहाँ पे हम रख के बनाते, लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो इसका मान रखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब प्रश्न आसानी से बन जाए तो उसे हार्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं अंदर कुछ भी आप गुना भाग करेंगे 0 से गुना होकर कितना हो जाएगा 0। फिर देखिए कहता है फार्मूला में x3 इंटू y1 माइनस y2, तो x3 कितना है 0। तो फिर जैसे ही ये 0 आगे मान रखने की आवश्यकता है कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें कुछ भी 100 50 जो भी है बाहर जब 0 है तो इसको 0 कर देगा। इसी को सॉल्व कर देना है, तो 1/2 यहाँ पे 4 में 3 से गुना कीजिएगा 12, 2 से 12 कट जाएगा 6। राइट आंसर किस पे दिया गया है, ऑप्शन ए पे। तो इसमें सारा खेल इस फार्मूला का, ये प्रश्न हर साल आपको मिलते हैं ऐसे ऐसे प्रश्न, फार्मूला आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 22 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। आपसे क्या पूछा है कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, समरूप होते हैं, यही आपको बताना है। प्रश्न लिया गया 6.2, ये बिल्कुल आसान टाइप प्रश्न है। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये मैं आपको होमवर्क के तौर पे छोड़ा हूं, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, समरूप होते हैं, या दोनों होते हैं, या कोई नहीं होते हैं। आगे बढ़ेंगे। 23 नंबर प्रश्न की बात करें, उसका जवाब आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल आसान प्रश्न है। सीधे सीधे आपके 6.1 से प्रश्नावली से एनसीईआरटी से प्रश्न लिया गया है, इसीलिए मैंने बिल्कुल आसान प्रश्न था, आपका आंसर जरूर आप बताइएगा। 23 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि यदि बहुपद इतना के शून्यक ए और बी हो तो 4 इंटू ए प्लस बी का मान कितना होगा। कह रहा है इफ ए एंड बी आर द zeros of polynomial fx is equal to x square minus 3x plus 5 देन 4 इंटू ए प्लस बी बराबर। कह रहा है ए प्लस बी, अर्थात कि ये क्या पूछा, शून्यक है, तो शून्यक को जोड़ रहे हैं, अर्थात कि शून्यक का योगफल कितना होता है, कहिएगा सर माइनस बी बटा ए। बिल्कुल सही। अब देखिए माइनस बी बटा ए होता है तो माइनस तो फार्मूला का इसी तरह रहेगा। बी का मान कितना दिया है, तो यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना है -3 है, ए का कितना है 1, तो यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 3, 1 से भाग कीजिएगा तो कितना बचेगा 3। अब यही आपसे पूछा है कि 4 इंटू ए प्लस बी, तो 4 उसी तरह रह गया, ए प्लस बी का मान हमने निकाल दिया 3, कितना आ गया 12, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न में कुछ ना कुछ नया जोड़ेगा, नया प्रश्न के कॉन्सेप्ट को घुमाने का प्रयास करेगा, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को सीखे हैं तो ये शून्यकों के योगफल वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ट प्रश्न था। उम्मीद करता हूं ऐसे प्रश्न भी आपको एग्जाम में नहीं गलत करना है। आगे बढ़ेंगे। 24 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि समानांतर श्रेणी इतना के प्रथम 24 पदों का योग, द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म, अर्थात कि पहले 24 पद का योग पूछा है, तो आपको सबसे पहले बताना होगा ए, तो ए कितना है, तो प्रथम पद कितना है, तो कहिएगा सर 5, बिल्कुल सही। डी कितना है सार्वंतर, तो इसमें किसी में से घटा लेंगे तो कितना आएगा 3। एन कितना है, तो 24। अब हमको निकालना है एस एन, तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एन का मान हमको मालूम है 24, 2 सिर्फ मान रख के हल कर देना है आपको 5, फिर यहाँ पे 24 माइनस 1 और डी का मान कितना हम लोगों ने निकाला है 3। यहाँ पे इसको कटाएंगे, मैं इस साइड सॉल्व कर रहा हूँ, आपको इसके नीचे बनाना है, तो कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 10, और यहाँ पे हो जाएगा 23 इंटू 3। फिर आपको हल करके आंसर बता देना है, जाएगा 12 और 10 और 69 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 79। अब गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे आपके हासिल रख गया 10, कितना 94, अर्थात कि 948 इसका सम आ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 25 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि बिंदु 5 की मूल बिंदु से कितना होगा। कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ 0.55 फ्रॉम द ओरिजिन विल बी, ओरिजिन से दूरी पूछा है तो मूल बिंदु से दूरी
दूरी का फॉर्मूला कितना होता है, अंडर रूट ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में x1 y1 का झमेला ही नहीं है, क्योंकि ये कितना हो गया, मूल बिंदु कितना होता है, 0 0 होता है। तो ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, मूल बिंदु से दूरी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स कितना है सर 5, तो 5 का स्क्वायर। वाई कितना है 5, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 25 प्लस 25 अर्थात कितना पूछा है, अंडर रूट 50 का निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 5√2 निकाले हैं, तो ऐसे निकाल सकते हैं। 50 से 2 से 25, 5 से 5 तो 2 5 है, तो 1 5 बाहर और 1 रूट इसमें रह गया, तो 5√2 में क्या आपको फॉर्मूला मिला कि मूल बिंदु से दूरी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आगे 26 नंबर प्रश्न देखिए, आपसे कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 13, BC बराबर 12 तथा AC बराबर 5 है तो कोण C बराबर। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्र अपने प्रश्न को रीड कर पा रहे हैं। क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया गया है, इस त्रिभुज में देखिए आपसे कह रहा है कि मान लीजिए हमारा A है और A हमारा B है और यहाँ पे C है, तो कह रहा है AB जो है ये 13 है, BC आपसे कह रहा है 12 है, AC कह रहा है 5 है, तो कह रहा है कि इसमें कोण C, ये वाला कोण कितना होगा, तो देखिए ये कितना होगा 90 डिग्री होगा। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट की भुजा है 13 12 5, ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रहे हैं। कैसे, तो यहाँ पे देख भी सकते हैं 13 का स्क्वायर बराबर कितना होता है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय पे बेस्ट प्रश्न है, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 169, इसका 144 और इसका 25, फिर यहाँ पे हो जाएगा 169 स्क्वायर करेंगे तो 169, ये दोनों बराबर आ रहा है। तो पाइथागोरस ने क्या बताया था कि अगर किसी त्रिभुज के बड़ी भुजा के वर्ग उसके दिए गए अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो त्रिभुज समकोण होगा, अर्थात कि सी एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं प्रश्न को आप सीख रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ट प्रश्न था। 27 नंबर प्रश्न देखिए, आपसे कह रहा है कि बिंदु इतना का कोटि है, तो आप जानते हैं कोई भी मान ऐसे लिखते हैं एक्स वाई, तो ये पहला होता है हमारा भुज और दूसरा y वाला क्या होता है कोटि। अब कोटि पूछा है तो y का मान इसमें कितना है, ए x है, ए y है, तो y का मान कितना दिया है 10, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और वहीं भुज पूछता तो कितना होता 6, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको सीख लेना है, पहले होता है x का मान, फिर y का मान हम लोग लिखते हैं, बिंदु का निर्देशांक ऐसे ही लिखते हैं xy, और x को क्या बोलते हैं भुज और y को क्या बोलते हैं कोटि। आगे बढ़ेंगे 28 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न देखिए फिर शानदार प्रश्न पूछ दिया, कह रहा है दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा 4:9 के अनुपात में है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। यहाँ पे इंग्लिश में प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज है और इसके भुजा का अनुपात, इसका मान लीजिए 4 है, इसका 9 है, ये अनुपात दिया है, भुजा नहीं दे रहा है, कह रहा है कि दोनों का अनुपात, तो त्रिभुज क्या है आपस में समरूप है, तो कह रहा है कि इसका एरिया का अनुपात कितना होगा। तो आप पढ़े होंगे कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, तो इसका वर्ग कर देंगे तो 4 स्क्वायर अनुपात 9 स्क्वायर 16:81। राइट आंसर किस पे दिया गया ऑप्शन बी। इसके जब संगत भुजाओं का अनुपात दिया है तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए इसके क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं। क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा, संगत भुजा का अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं इसका स्क्वायर रूट करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे 29 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी आपको बताना है। इसके लिए आपको बस डिस्टेंस फार्मूला, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पूछा है तो डिस्टेंस फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है x2, तो यहाँ पे क्या होता है x1 और यहाँ पे आपका होता है y1, फिर ये हो जाता है x2 y2, तो मान रख देना है अंडर रूट x2, तो x2 कितना है सर तो 9, x1 कितना दिया गया है 5, तो इसका होल स्क्वायर, y2 कितना दिया गया है 5, y1 कितना है 2, तो इसका होल स्क्वायर, तो अंडर रूट 9 में से 5 घटाइएगा तो हो जाएगा आपका 4 का होल स्क्वायर, 5 में से 2 घटाइएगा तो यहाँ पे बचेगा 3 का होल स्क्वायर। इसको सिर्फ आपको अब सॉल्व कर देना है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 9 कितना होगा 25 का वर्गमूल निकालेंगे 5। देखिए कहीं ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल सही ऑप्शन डी पे दिया गया है। तो इसमें आपको सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला याद रखना है। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर क्लास आप रेगुलर करें तो आपके प्रश्न के कॉन्सेप्ट और फार्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि कुछ प्रश्न यहाँ से आपको पता चलेगा, कुछ टाइप के प्रश्न देखिए आपको हर एक सेट में हर एक साल के क्वेश्चन पेपर में पूछे ही जाते हैं, सिर्फ यहाँ पे अंक चेंज कर दिया जाता है। आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है त्रिभुज ABC में DE समानांतर है BC और AD बटा DB इतना दिया है, AC भी दिया है, तो AE का सन्निकट मान अर्थात उस अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपसे पूछा है। तो मान लीजिए त्रिभुज है, इसका नाम हम कुछ दे दे रहे हैं, यहाँ पे त्रिभुज का नाम दिया है ABC। अब कह रहा है इसमें BC के समानांतर एक भुजा है D, यहाँ पे देख रहे हैं लिखा है कि DE समानांतर है BC, तो यहाँ पे हो गया DE। अब आपसे कह रहा है कि AD बटा DB अर्थात कि 3 बटा में 4, ये 3 है तो ये 4 है, AC दिया है, ये देखिए पूरा बड़ा वाला ये दिया है कितना 15, तो AE पूछ रहा है। अब ध्यान से देखिए जब ये ऐसे कंडीशन आएगा तो अनुकोणिक त्रिभुज वाला थेल्स पर में पढ़े होंगे, तो इधर जब देखिए पूरा बड़ा पूछ रहा है तो इसको भी हम लोग बड़ा वाला ले रहे हैं, तो बड़ा AB का मान कितना होगा तो कहिएगा AB बराबर कितना होगा AD प्लस DB अर्थात ये कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे
ए बी बटा में ऊपर वाला निकालना है तो ए डी, ए बी बटा में ए डी बराबर होगा कितना, ए सी बटा में ए ई। इससे क्या हो जाएगा कि आसानी से आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए ए बी का मान कितना है, तो अभी हम लोगों ने इसको जोड़ दिया, कितना था 7, और नीचे ए डी का मान, तो देखिए यहाँ पे ए डी का मान दिया है, कितना दिया है 3, और बराबर है ए सी, तो ए सी का मान भी प्रश्न में दिया है कितना 15, और ऊपर वाला भुजा लिए हैं तो यहाँ पे ऊपर वाला भुजा का मान यहाँ पे ए ई, तो यही निकालना है। अब तो ये तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो यहाँ ए ई बराबर कितना हो जाएगा, तो 15 में 3 से गुना कीजिएगा 45 और डिवाइडेड बाई 7। ये क्या हो गया, गुना में था तो इधर आके हो गया भाग में। इसको कटाइएगा, आपका लगभग यहाँ पे हो जाएगा 6, फिर यहाँ पे 43 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा था तो यहीं पे रुक गए हम लोग, तो इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन ए पे दिया गया है। नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि 30 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ, और आगे आप चाहते हैं कि इन सभी प्रश्नों की भी आगे हम लोग पूरे 100 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करें, तो इसके बारे में भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसा आपका कमेंट आएगा उसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इस क्लास को लाइक कर दीजिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।